रजनी गुप्त मैम आपसे। हिंदी में नई कहानी को लेकर आंदोलन चला, वो तो उर्मिला जी उसकी साक्षी रही हैं। वो दूधनाथ सिंह जी, राजेंद्र जी ने और सबने, काशीनाथ जी ने उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन अगर हम आधुनिक कहानी की बात करते हैं तो द्विविध युग से ही शुरू हो जाता है, वो 20वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। लेकिन हम जैसे जो युवा हैं वो पता नहीं क्यों द्विविध युग से उतना सहज और रिलेट नहीं कर पाते, और ये मेरी आत्मस्वीकृति है और मैं इसको स्वीकार करती हूँ। हम लोग तब हिंदी जो नई कहानी, आधुनिक कहानी तब रिलेट कर पाते हैं जब प्रेमचंद का युग शुरू होता है, और आधुनिक कहानी में नया सूत्रपात होता है प्रेमचंद जी का। वहाँ से हम आधुनिक कहानी को रिलेट कर पाते हैं। पिछली सदी में कथ्य को लेकर, कहानी में कथ्य को लेकर यथार्थवाद और फिर आगे नव यथार्थवाद, मनोविश्लेषणात्मकवाद, सामाजिकवाद, तमाम तरह के वाद आए। और हमने 100 वर्ष पहले गुलेरी जी की, उसने कहा था सुदर्शन जी की हार की जीत, मारे गए उर्फ गुलफाम, तीसरी कसम, ये तमाम कहानियाँ यहाँ तक पहुँचे हम लोग। प्रेमचंद की सदगदी भी उसी में आती है। वो हमने बदलाव देखा। लेकिन पिछले एक दशक में अगर मैं उसको थोड़ा सा कंसाइज करूँ रजनी गुप्त जी, क्योंकि आप वहाँ उसको पूरी सक्रियता से आपने देखा है और उसमें आपने भूमिका अपनी निभाई है, कथ्य को लेकर मोटा माटी आपके हिसाब से क्या बदलाव आए हैं कहानियों में? शोभा को बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा विषय उठाया, बहुत अच्छे तरीके से उठाया। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी कि चूँकि आधुनिक युग बदल गया है, 2000 के बाद तेज़ी से जैसे जैसे वैश्विक परिवर्तन हुए, बाजारवाद आया, सबके घरों में बाजार घुस गया है, और तेज़ी से रिश्ते, तेज़ी से पारिवारिक संरचना, सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, आर्थिक धरातल पर भी स्त्री पुरुष का संघर्ष बढ़ा, टकराहटें बढ़ी, मानसिक शारीरिक संरचना में भी सोच के स्तर पर बदलाव आया। तो एक साथ बहुत सारा परिवर्तन 2000 से लेके 2010 के बीच में आया। जाहिर सी बात है कि जब जीवन बदल रहा हो तो साहित्य बदलेगा। और ये मेरा एक कहना चाहिए कि पहल थी कि मैं युवा पीढ़ी को साथ लेके लिखना चाहती थी। मैंने 2000 में ही अनुमान लगा लिया था कि जितने भी नए लोग बैंक में ज्वाइन कर रहे हैं, जितने नए बच्चे आ रहे हैं, वो समूचे उनकी मानसिक संरचना बिल्कुल अलग है हमारी पीढ़ी से। तो ये कदमों की सुगबुगाहट मैंने कुल जमा 20 में दिखाई, जहाँ पर 20 साल के बच्चों का पूरा जीवन कॉरपोरेट दुनिया में बदल रहा था। किस तरह से इंटरनेट हर घर में, मोबाइल हर हाथ में, तेजी से संचार सूचना के माध्यम बदल रहे थे। जब हमारे सामने संचार सूचना के माध्यम बदलते हैं, जब हमारे सामने रिश्ते बदलते हैं, जब हमारे सामने संबंध कपड़े बदलने की तरह बदल रहे हैं, जब हमारे यहाँ अस्थिरता है, तेजी से ऊंचाई पे, शिखर पे चढ़ना है और एक दूसरे को धक्का दे के ऊपर जाना है, ऐसे में हमारी पारिवारिक परंपरागत संरचना को तो टूटना ही था। तो ये वो समय था 2000 के बाद जब हिंदी कथा साहित्य में बहुत बड़ा परिवर्तन नज़र आया। और ऐसे में मैंने पूरी जिम्मेदारी से पूरा एक ना एक दिन, कुल जमा 20 और ये आम रास्ता नहीं, एक बार मैंने राजनीति में काम आई महिलाओं पर लिखा, ये आम रास्ता, ये मेरा बहुचर्चित उपन्यास है, ये तीसरी बार रीप्रिंट हुआ है और ये इस पर कम से कम 25 एमफिल देश भर के कई विश्वविद्यालयों में हुई है। क्योंकि हिंदी साहित्य में राजनीति में महिलाओं पर कोई उपन्यास नहीं था। जब मैंने इसको लिखा 2013 में प्रकाशित हुआ, तो मेरे सामने ये मुद्दे थे कि लड़कियां, स्त्रियां राजनीति में जाना चाहती हैं और राजनीति के अपने जोखिम हैं। मैंने तमाम वरिष्ठ पीढ़ी की, जो रमणिका जी का नाम लिखा, वो राजनेत्री रही हैं और उनके जीवन को भी मैंने बहुत नज़दीक से देखा। मैंने उनका साक्षात्कार लिया था और उन्होंने अपने जीवन के अनलिखे, अनकहे पन्नों को मुझसे साझा किया। उसका संकेत इस उपन्यास में है, ये आम रास्ता नहीं में है। तो मेरे सामने ये था कि राजनीति का जो चमकता हुआ चेहरा है स्त्री का, दरअसल वो स्त्री 3 चीज़ों से वंचित है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज की संरचना हो, चाहे दफ्तर में काम करती स्त्री हो, चाहे कॉलेज में पढ़ाती स्त्री हो और चाहे घरेलू स्त्री हो। मैं सभी स्त्रियों को शामिल करते हुए कहना चाहती हूँ कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि 2000 और 2010 तक की यात्रा करते करते भी स्त्री के पास निजता नहीं है, आज़ादी नहीं है और आत्मनिर्णय नहीं है। जब उसका पति कहता है कि राजनीति में जाओ तो वो कदम आगे बढ़ाती है,
जब वो अपने तरीके से राजनीति करना चाहती है तो उसकी चारित्रिक हनन करके उसकी सोच समझ और निर्णय को शंकाओं के सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो ये तमाम सवाल मुझे विचलित कर रहे थे। जीवन बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं और इनके बारे में हमारी युवा पीढ़ी बदल रही है। बहुत सजग मन से, चौकन्ने मन से, पूरी सचेत मनोसंरचना के साथ मैंने अपने उपन्यास 2000 से लेकर 2020 तक के जो उपन्यास हैं, अधिकांश उपन्यास युवा मन पर, युवा जीवन पर और आज के नव युवकों, नव युवतियों पर केंद्रित हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से परिदृश्य बदल रहा है और एक सरोकार भी बदले हैं। पहले सरोकार होता था आदर्शवाद का, कहानियों में भी, उपन्यासों में भी, कि एक अच्छी बहू होनी चाहिए, एक अच्छी बेटी होनी चाहिए, एक अच्छा पिता होना चाहिए, एक अच्छा बेटा होना चाहिए। तो वो सरोकार बदले और हाशिए पर जो लोग थे उनके बारे में भी खुलकर लिखा जाने लगा, बोला जाने लगा। बिल्कुल। और अब उर्मिला जी से मैम, कहानी में दो चीज़ों को लेकर बहसें बहुत तेज़ हैं। एक तो कि कहानी में कल्पना से भी कथानक, कथ्य, विषय वस्तु, सेटिंग, मतलब जो लोग नहीं जानते, जो साहित्य से नहीं है, सेटिंग यानी कि वो कहानी किस घटना और समय की है, उसको किस स्थान की, उसको दर्ज करने का जो एक टर्म है उसको सेटिंग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर काम किया जाता है। और दूसरा इस पर बहस होती है कि कल्पना को लेकर लिखने के लिए कहानी ज़्यादा मुश्किल है, उस पर कथानक स्थापित कर देना, पात्र स्थापित करने देना पाठकों के मस्तिष्क में वो ज़्यादा कठिन है। और दूसरी ओर दूसरा पक्ष वो कहता है कि नहीं, कहानी यानी कि किसी व्यक्ति के, किसी समाज के, किसी देश काल के, किसी भी स्थिति के एक जो परिदृश्य है उसको समाहित करके यथार्थवाद को जोड़कर लिखना, वो कहानी है। और जिसमें कथा साहित्य में फिर उस तीन विधा हम लोग ले लेते हैं, एक नाटक, एक कहानी और एक आपका उपन्यास। तो इसको बहस बड़ी लंबी चली और फिर बाद में इसमें एक डिस्कोर्स और निकला इन दोनों को जोड़कर कि यथार्थवाद ने कहानी लेखन को बिगाड़ के रख दिया। तो आपके लिए क्या कहानी में कथ्य आर्किटेक्ट ही है? क्योंकि आर्किटेक्ट तो वही हुआ कि मंडप बना दिया लेकिन दूल्हा दुल्हन को नहीं बुलाया। कहानी में मंडप बना दिया, दूल्हा दुल्हन को नहीं बुलाया। तो जब दूल्हा दुल्हन को ही नहीं बुलाया तो क्या बाराती आएंगे? तो क्या कहानी बन पाएगी? तो कथ्य में ये जो बहस है, इसको लेकर आपका क्या मत है उर्मिला जी? बहुत बहुत शुक्रिया शोभा। भोपाल से आई हूँ। 2 मिनट पहले लखनऊ आने का सबब बता दूं कि ये पहला ऐसा उत्सव है। पहले हम लोग गोष्ठियाँ करते थे, गोष्ठियों में बड़ी सादगी से जाते थे और दरी पर बैठ के और उनको सुना करते थे। लेकिन जैसे समय बदला, अभी बदलाव की बात कर रही थी, अब साहित्य उत्सव का रूप धारण कर लिया है और उसी तरह की उत्सव धर्मिता हम लोग महसूस भी करते हैं। साथ ही ये जो आपने नाम लिए और ये जो फोटो लगे हुए हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है कल्पना और यथार्थ का अंतर। मैं यही बता देती हूँ कि जो हुआ इन लोगों के साथ, आज साहित्यकार, साहित्य और ये आयोजन करने वाली सरिता और उनकी टीम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। और ये हमारी कहानियों के किरदार भी होने चाहिए, होते भी हैं। तो अब बात करती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि बदलते हुए कथ्य का स्वरूप में किस चीज़ को आप वो करेंगी। और पहले से मैं कभी बात नहीं करती हूँ जो साक्षात्कार लेता है या बातचीत करता है, मुझे खुद उत्सुकता रहती है कि आखिर वो क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, उनके मन में क्या है। तो मैं यूं ही इंतज़ार करती हूँ। और आप नई पीढ़ी का कहना ही चाहिए, अपनी नई पीढ़ी के जो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में, उनकी तारीफ हमेशा करना चाहिए। और शोभा अक्षरा का जो क्षेत्र है, जो काम करने का तरीका है और जिस तरह से वो
केवल घर में बैठ के लिख नहीं रहे हैं, वो एक्टिव हैं और वहाँ पर काम कर रही हैं। तो उससे उनके अनुभव, उनका जो अनुभव जगत हम लोग बहुत 10 साल में प्राप्त कर पाए थे, शहर दर शहर जाना, गांव जाना, वो शोभा अक्षरा ने अपने अभी झांसी में ये हमें मिली थी, वहाँ भी ये अपना बहुत आभा मंडल छोड़ कर आई हैं। तो एक तो बहुत ही सुंदर ढंग से आपने इस विषय को उठाया है और मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, नए साहित्यकार हैं, वो केवल लिख नहीं रहे हैं बल्कि वैचारिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और अपने देश और काल की बात अभी कल्पना और उसमें मैं बोलूँगी, और देश और काल को लेकर, सारे परिदृश्य को लेकर जितने सजग हैं, उससे ये उम्मीद बनती है कि जो आने वाला साहित्य है वो केवल आत्मपरक नहीं होगा, देश परक होगा और हमारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको वो जरूर अपनी रचनाओं में लेकर आएंगे। आपने नई कहानी आंदोलन की बात अभी की, उसके समानांतर कहानी आंदोलन भी चले, उस समय भी कितने सारे बदलाव, जो राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश ने नई कहानी आंदोलन की शुरुआत की थी और एकदम ऐसा साहित्य की दुनिया में नयापन हर तरह से, भाषा के स्तर पर, कथ्य के स्तर पर, जीवन के स्तर पर, लेखन के स्तर पर, क्योंकि कमलेश्वर ने कहा था हर लेखक की अपनी भाषा और शैली होती है। तो ये जो बहस चलती आई है कि यथार्थ ने कहानी का कुछ नुकसान किया है, पहले की जब प्रसाद की कहानियाँ हम पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते थे, तो उसमें एक बात ज़रूर पूछी जाती थी कि इसमें कितनी कल्पना है और कितना यथार्थ है ना। ये बिल्कुल ये सवाल उठाया जाता था और विदेशी विचारकों को भी यदि आप पढ़ेंगे तो एक तत्व होता था कि कल्पना का तत्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बात आपने आसान कर दी है प्रेमचंद से, और प्रेमचंद की कहानियों को या उपन्यासों में हम जीवन का जो सत्य, जो विमर्श देखते हैं, उसने एक नई धारा शुरू की कि हम जीवन से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मैं जैसे बताऊं कि मेरा बचपन जैसे मान लीजिए गांव में बीता है, मैंने गांव देखा है, मैंने किसानों को देखा है, मैंने खेत में काम करने वाली स्त्रियों को देखा है, मैंने पानी भरती हुई स्त्रियों को देखा है, उसके बाद महानगर का जीवन देखा है, कॉलेज की नई पीढ़ी को देखा है। तो इन तमाम तरह के जीवन को देखते हुए और बिल्कुल वैश्विक परिदृश्य पर जो भूमंडलीकृत वो आया, बाजार आया, नई संस्कृति आई, नई तरह का विचार आया, जीवन शैली आई, हम एक दूसरे से प्रभावित हुए, अभी युद्ध चल रहा है, कैसे भूल सकते हम? वो तो ये कल्पना नहीं है, वो तो यथार्थ है, उस यथार्थ को हम कैसे भूल सकते हैं? या अभी जोशीमठ वाली इतनी सुंदर कविताएं सुशीला जी ने पढ़ी, तो ये जो नदियां हैं, ये जो प्रकृति का दोहन है, ये जो विनाश है, ये जो जंगल कट रहे हैं, उन सब को लेकर हमारे समकालीन या मेरे पूर्वज जितने भी कथाकार हैं, भले ही उनको एक बीच में ये भी आया कि कथ्य में रिसर्च कितना होना चाहिए, है ना। तो रिसर्च इसलिए भी ज़रूरी है कि मान लीजिए हम किसी एक रोग के बारे में लिख रहे हैं और उस रोग का ट्रीटमेंट नहीं जानते हैं, हॉस्पिटल के बारे में नहीं जानते हैं, उसकी रिसर्च यदि हम नहीं करते हैं तो वो कहानी तो किसी काम की नहीं है, वो उपन्यास किसी काम का नहीं है। तो ये तमाम तरह के जो बदलाव आए हैं और जिनको हम देखते आ रहे हैं, बहस कितनी भी चले, लेकिन साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज में जो कुछ भी, चाहे स्थानीय समाज हो, चाहे बाजार हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे केरल हो, वहाँ के बाजार में, समाज में, स्त्री पुरुष के संबंधों में जिस स्तर पर जो भी बदलाव आ रहा है, वो पिछले दशकों में कहानियों में भी, उपन्यासों में, आतंक के ऊपर कितना लिखा गया है, हिंसा के ऊपर कितना लिखा गया है, मजदूर संगठनों के ऊपर लिखा गया, गांव की स्त्री के ऊपर लिखा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जब मैं पूरे साहित्य को देखती हूँ, कथ्य को देखती हूँ, इवन मैं अपने को खुद उससे कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि साहित्य ने जीवन के बहुत करीब जाकर, जीवन में प्रवेश करके जो रचनाएं आई,
वो हमें एक ऐसे समाज और दुनिया के बारे में बताती हैं जो एक धड़कता हुआ, जीता जागता, सांस लेता हुआ समाज है, जिनके साथ हम साहित्यकार बहुत गहराई के साथ कनेक्ट होते हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ की मुट्ठी में ना नमक का ढेर होता है, जो जख्मों पर डालने के लिए तैयार रहते हैं और डाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ की मुट्ठी में हमेशा कृत्रिम नहीं प्राकृतिक फूल होते हैं। रूपा जी स्वागत है। कृत्रिम नहीं प्राकृतिक फूल होते हैं और वो तमाम जख्म, शोषण, अवसाद जहाँ कहीं भी दिखते हैं ना, उन पे छिड़कने के लिए होते हैं। तो उर्मिला जी की बातों को सुनकर यही लगा कि जिस कथ्य के स्वरूप को हम लोग, शुक्रिया, जिस कथ्य के स्वरूप के टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं एक सिलसिलेवार तरीके से, प्रश्न दर प्रश्न, वो सही दिशा में जा रहा है। और उन्होंने कहा कि सजीवता और रिसर्च जो है वो हमेशा से महत्वपूर्ण था और महत्वपूर्ण होगा, और वो ज़रूरी है क्योंकि बिना रिसर्च के, बिना अनुसंधान के, वो सिर्फ प्रयोगशाला में नहीं होता है। जब मेज पर कागज़ कलम लेकर, किताब और डायरी लेकर, कलम लेकर लेखक बैठता है, रचनाकार बैठता है, तो वो भी एक प्रयोगशाला का आकार ले लेती। कृष्णा सोपती का एक इंटरव्यू है, आने वाला है सफ़ीरों के हर्फ में। उनसे पूछते हैं गिरधर राठी जी, सुशीला जी, कि क्या कर रही हैं? तो कुछ नहीं अपने प्रयोगशाला में धूल लगी पन्नों को देख रही हूँ, निहार रही हूँ, और कुछ पन्ने ऐसे हैं जिसपे धूल नहीं है। तो कह रही अच्छा ठीक है। गिरधर राठी जी ने कहा कृष्णा सोपती जी से कि इन धूलों को हटाती क्यों नहीं? नहीं, धूल हटाऊंगी तो स्मृतियाँ ताज़ा हो जाएंगी, तो जो आज लिख रही हूँ फिर वहाँ चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रह पाऊंगी। क्या बात। ये कृष्णा सोपती थी। तो अब इसी जिस रिसर्च की बात रजनी मैम, उर्मिला जी ने की, शोध की बात की, सजीवता की बात की, उसी को लेकर मैं धीरे धीरे स्त्री विमर्श में लेकर आती हूँ। क्योंकि कथ्य की बात हो रही है तो हाशिए पर भी लोगों की बात होगी, और चाहे वो आदिवासी विमर्श की जितनी बात कर ली जाए, चाहे वो मुस्लिम वर्ग जो हाशिए पर, जो जितने दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग, जो सारे लोग हैं, उन पे बात कर ली जाए, लेकिन स्त्री विमर्श हमेशा से हाशिए में रहा है। सबके साथ युद्ध हुए तो स्त्रियों ने उसके परिणाम भोगे, उत्सव हुआ तो उत्सव में भी जो शोषण का उत्सव हुआ वो स्त्रियों ने उसके परिणाम भोगे। तो रजनी जी, जब भी कथ्य की बात आती है रचनाओं में, तो कहा जाता है कि पुरुष कोई लिखता है तो कहा जाता है कि ये तो कथा की ये शैली है, उपन्यास की ये शैली है, नाटक में ये शैली है, संस्मरण में ये शैली है। लेकिन स्त्री लिखती है तो कहते हैं इसकी ना आत्म शैली है। इस प्रिसाइज वर्जन को हिंदी साहित्य में आप कैसे नकारती हैं? कितना जानदार शानदार सवाल पूछा है कि मेरा मन हिल गया। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये इस मामले में सबसे बड़ा जवाब ये है कि वो अपने चश्मे में कई सारे रंग लगा के दुनिया को देखना चाहते हैं। यथार्थ अपने आप दिखता है, जो यथार्थ होता है वो यथार्थ से नकारने की उनकी एक जो पितृसत्तात्मक निर्मितियां हैं, जो सोच है, वो वही देखना चाहते हैं जो वो देखना चाहते हैं। वो पहले से तय कर लेते हैं, उन्हीं खांचों में उस कथ्य को, उन किरदारों को देखते हैं। पहली बात। जब मुझे एक ना एक दिन उपन्यास जब मेरा खत्म हुआ, तो जो तुम्हारा सवाल है वही सवाल का सामना यहाँ तक कि कहीं कुछ और, जो पहला उपन्यास था जिसमें तलाक के बाद पुनर्विवाह की तरफ वो लड़की बढ़ती है लेकिन अंततः कैरियर को चुनती है, और उसके बाद जब मेरा दूसरा ये आम रास्ता नहीं के बाद एक ना एक दिन जब आता है, तो वही मुझे भी झेलना पड़ता है जो तुम कह रही थी कि रजनी गुप्त के कथा साहित्य में पति पत्नी के या दाम्पत्य जीवन के तनाव बहुत है। और मुझे इसको कहने में अपनी सभी साहित्य प्रेमियों, साहित्यिक मित्रों, दोस्तों के बीच में कहने में कोई गुरेज नहीं कि जीवन वो होता है जो आपको देता है, और तनाव वो नहीं होता जो सृजित होता है। तनाव वो होता है जो जीवन जी के महसूस करते हैं, और साहित्यकार हवा में बातें नहीं करता। पहली बात। किरदार वही होते हैं जो यथार्थ को छूते हैं, और तभी वो पाठकों को भी छू पाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मुझे एक ये भी कहना है कि बतौर रचनाकार हम हर घर में जाके सत्य से या यथार्थ को खोजने नहीं निकलते। हमारे पास किरदार खुद चल के आते हैं।
हम जिस संस्थान में नौकरी करते हैं या हमारे जो दोस्त तमाम जगह नौकरी करते हैं, वो ऐसे किरदारों से लगभग 50 से 100 किरदारों से हर महीने टकराते हैं, और कोई ना कोई किरदार ऐसा होता है जो आपको विचलित कर देता है मानसिक रूप से। आप उसकी कहानी या उसका सत्य या उसका यथार्थ आपको मतलब सोने नहीं देता, बेचैन कर देता है, और रचना का उत्स उसी बेचैनी से होता है। जब आप रातों की नींद गायब हो जाती है, वो उसकी आत्मपरकता नहीं होती, और इसी आत्मपरकता से पिंड छुड़ाने के लिए मैंने एक उपन्यास लिखा था, कितने कटघरे, जो जेल में रहती हाशिए पर छूटी औरतों के जीवन पर है। मैंने कहा कि अब मुझे ऐसा विषय चुनना है ताकि मुझे इस आरोप से निजात मिले, इसीलिए मैंने ये आम रास्ता नहीं और कितने कटघरे उपन्यास लिखा। वहाँ पर मजदूर वर्ग की हाशिए पर फीकी औरतें जो बेगुनाह होती हैं और किसी और का गुनाह अपने कंधे में लेके जेल में ठूंस दी जाती हैं जबरन, जिनकी पैरवी करने कोई वकील कभी नहीं उन्हें हासिल होता। अगर महेंद्र भीष्म जी यहाँ हॉल में हैं तो मैं उनके साथ, वो वकील हैं और उनके साथ मैंने लखनऊ की नारी जेलों में मैंने भ्रमण किया और तमाम महिलाओं से मिली। मैं उनमें से 50 से 60% महिलाएं ऐसी थीं जो किसी न किसी छोटे मोटे अपराधों में, छोटे मोटे गुनाहों में कैद हैं और जिनकी पैरवी करने कोई नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि कभी प्रेम में सताई, तो कभी अपमान में, तो कभी घर से निकाल दी गई औरतें, तो कभी आक्रोश का शिकार हैं, क्रोध में हैं, हिंसा में हैं। केवल हिंसा वो नहीं होती जो दिखती है, एक अलक्षित हिंसा की भी शिकार स्त्रियां होती हैं। और हमारा साहित्य हमेशा ओट में रह गई छिपी दबी छिपी कुंठाओं, हताशाओं, निराशाओं को अलग तरीके से व्यक्त करने के लिए ऐसे किरदार चुनते हैं जो किरदार यथार्थ से लिए जाते हैं। यथार्थ पूरा नहीं होता, हम उसमें से मुश्किल से 40 से 50% मिट्टी उठाते हैं और उस मिट्टी को जब अपनी उंगलियों में सांचे ढांचे में डालते हैं तो वो कुछ हम सोचते हैं और कुछ बन जाता है। ये शायद हर रचनाकार के साथ होता है कि हम पहले से तय कर लेते हैं कि इसको ऐसा बनाना है, लेकिन जब हम रच रहे होते हैं तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल आमूल चूल बदल जाती हैं, बल्कि किरदार जिद करने लगते हैं कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे बदलो। तो जो भीतर के अंतर्विरोध हैं, भीतर की जटिलताएँ हैं, हमारी अंदरूनी उठापटक है, द्वंद्व हैं, वो सारी की सारी हमारे किरदार पहन लेते हैं। इसलिए सचमुच ये आरोप पूरी तरह निराधार है। मैं इसको सिरे से खारिज करती हूँ कि कोई भी रचना आत्मपरक 100% हो ही नहीं सकती सिवाय आत्मकथा के। इसका यही जवाब। देखिए, जब संपादक और लेखक की बात आती है तो लेखक का एक रचना से लगाव होता है जब पत्रिका में प्रकाशित होता है, और संपादक का लगाव उस पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं से होता है। तो वो संपादक उस लेखक की रचना भी जिस तरह से स्टैंड लेता है अपने मत को लेकर, रजनी जी ने मेरे प्रश्न के वाजिब जवाब को लेकर वैश्वीकरण किया उस जवाब का और अपना मत, अपना स्टैंड लिया इस पृथ्वी पर मौजूद सभी स्त्रियों के लिए। बहुत शुक्रिया रजनी जी, अद्भुत क्षण है और अद्भुत श्रोता हैं, खूबसूरत। अब थोड़ा सा और विस्तार करते हैं कथ्य पर, किस किस आयाम से कथ्य को जोड़ा गया पहले, वर्तमान में, और एक मैंने विमर्श लिया स्त्री वाला। अब मुझे लगा कि कथ्य का बदलते स्वरूप की बात हो रही है तो ठोस कथ्य माना किसे जाए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि सारे रचनाकारों के अपने अनुभव हैं और सबकी अपनी अपनी लेखनी है, अपनी अपनी शैली है। बाबूशाह कोहली बुद्ध वृक्ष को बुद्ध मान रही हैं और कह रही हैं कि उसको प्रेम मान रही हैं और कह रही हैं, गीत चतुर्वेदी कह रहे हैं कि चप्पल का अगर फीता निकल गया तो उसको लगाना भी करीने से वो भी प्रेम है। मैं वही कह रही हूँ कि ये तो खैर कवियों की बात हो गई। कोई भी रचना, चाहे वो, क्योंकि कथ्य की बात हो रही है तो मैं कथा साहित्य के 3 ही विधा लूंगी, नाटक, उपन्यास और कहानी। उसमें चुनाव कैसे करें कि ये ठोस कथ्य है। जैसे रजनी जी ने कहा कि वो रचनाकार सोचता कुछ है, फिर अंततः आते 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 वो आमूल चूल बदलाव हो जाते हैं। तो उस कथ्य की सीमा क्या है? अगर सीमा नहीं है तो कहाँ तक उसका फलक है? उर्मिला श्रीश जी।
बहुत बढ़िया चीज़ें निकाल निकाल के आप लेकर आ रही हैं। कथ्य या कथा के जो सूत्र हैं वो कैसे बुने जाते हैं और किस तरह से बुने जाते हैं, कितनी उनमें कलात्मकता है, क्या शिल्प है, क्या सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको प्रेमचंद की कहानी क्या याद है? उसकी भाषा याद रहती है या कथ्य याद रहता है? हार की जीत का कथ्य याद रहता है या कुछ वो लाइनें या संवाद याद रहते हैं, या अन्ना कारेनिना का पूरा वो जीवन याद रहता है, या फिर किस भाषा में किस शैली में लिखी गई ये याद रहता है? क्या याद रहता है? तो कथ्य से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। कथ्य तो सबसे बड़ी ताकत है। बिना कथ्य के यदि पूरा हमारा शरीर है, धड़ है, हाथ पैर नहीं है, सर नहीं है और चेहरा भी है, चेहरे में सारे के सारे अंग नहीं है, तो उसका तब तक कोई सौंदर्य या कंप्लीट नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, जब तक कि जो चीज़ें उसमें जितनी ज़रूरी हैं उतनी नहीं लग जाती हैं। तो ये कथ्य के लिए बहुत, कि जो कहानी है, चाहे वो कई बार किरदार बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाता है, किरदार कभी नहीं भूलते, कई बार वो घटनाएं इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं कि वो आप नहीं भूलती हैं। कई बार आसपास का परिवेश, मान लीजिए किसी आप बहुत ज़्यादा मरघट में जाते हो, वहाँ का दृश्य देखते हैं, तो क्या वो दृश्य आप कभी भूल सकते हैं? है ना? या कहीं और भी बहुत सारे युद्ध के दृश्य आप देखते हैं, या किसी स्त्री का जीवन देखते हैं। निराला ने तो वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। इससे बड़ा कथ्य क्या है? चाहे वो कविता में आए या कहानी में आए, इससे बड़ा कथ्य और क्या हो सकता है? तो मुझे तो लगता है कि जो कहानी है कुल मिला के, जैसे कहते हैं ना कि एक कहानी या उपन्यास बनते हैं, कहीं से कुछ लेते, कहीं से कुछ लेते, कहीं से कुछ लेते, और कंप्लीट बनकर जब आपके सामने आती है तो वो कथ्य ही आपको हमेशा याद रहता है, और आप उसको बुनने के लिए, उसको कहानी या उपन्यास या नाटक का चेहरा देने के लिए भाषा को लेते हैं, शैली को लेते हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको लेते हैं, कि उस कथ्य को, उस कहानी को आप कितनी खूबसूरत बना सकते हैं, कितनी मार्मिक बना सकते हैं, कितनी संवेदनशील बना सकते हैं, कितनी पठनीय बना सकते हैं, कि युगों युगों तक वो कहानी आपको याद रहे। मुझे तो प्रसाद की आंधी आज तक नहीं भूलती। क्यों नहीं भूलती? मैं ये नहीं देखती हूँ कि ऐतिहासिक था, उसका कथ्य क्या है। प्रेमचंद की कहानियाँ ले लें या आजकल किसी भी उसकी आप कहानी ले लें, तो बिना कथ्य के कोई भी रचना कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकती है। इसलिए मूल चीज़ ये है कि वो कथ्य ही आप कैसे बने, चुने। जैसे कि मान लीजिए अभी रजनी बोल रही थे, एक मैं इंटरप्ट थोड़ा सा करूँगी, आत्मपरक लेखन वाली बात, तो वो ये सही है स्त्री विमर्श में कि आपकी सारी कहानियाँ थोड़ी होती हैं। क्या बूढ़ों पर लिखी कहानियाँ मतलब कैसे वो हो सकती हैं? या एक स्त्री अगर पुरुष के ऊपर कहानी लिख रही तो कैसे आत्मपरक हो सकती है? तो ये तो बहस ही, मतलब मुझे लगता कि बेकार की बहस है। एक रचनाकार परकाया प्रवेश करता है, नहीं तो वो रचनाकार ही क्यों है? सही बात। क्यों है वो? मतलब यदि आप स्त्री ही स्त्री, जो बहस चली है कि आदिवासी आदिवासी, दलित दलित, या प्रेमचंद की कहा उपन्यासों में क्या दलित नहीं आए, क्या स्त्रियां नहीं आई? जयंत कुमार के साहित्य में क्या स्त्रियां नहीं आई? शरदचंद्र के उसमें क्या स्त्रियां नहीं आई? तो ये चीज़ें बेकार की बहस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ संगठन, कुछ लोग हमेशा ही हर समय मौजूद रहे हैं जो इस तरह की बहसों को जन्म देते हैं। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई जो होती है वो रचनाकार ईमानदारी से जानता है कि वो क्या रच रहा है, किसके लिए रच रहा है, और क्यों रच रहा है, और किसके साथ जुड़कर वो रच रहा है। इस सत्र का समापन कैसे हो सकता है?
जैसे कथ्य का समापन नहीं हो सकता है। तो रजनी जी, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उसने कहा था, लिख दिया, ताजा ताजा इधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है और कालजयी रचना उसने कहा था, उन्होंने लिख दिया। अब आप सोचिए कि हाल फिलहाल में जो घटना हुई है, लहना सिंह और सरदारनी के मार्फत वो आकर हम तक सजीवता से 100 साल पहले छोड़ गए और आज तक जिंदा है वो प्रेम, वो लहना सिंह का बलिदान। समापन ऐसे हो सकता है अब इस कथ्य के बदलते स्वरूप का कि एक कथन सभी को संबोधित करते हुए इस सभागार में रजनी जी कहें, कोई भी विचार स्वतंत्र रूप से, और एक कथन स्वतंत्र रूप से आप सबको संबोधित करते हुए उर्मिला श्रीज जी इस मंच से कहें। इसके अलावा इस सत्र का समाप्ति नहीं हो सकता। जी रजनी गुप्त जी, अब मुक्तिबोध की धरती से हैं आप, तो मैत्री पुष्पा जी की धरती से हैं आप, तो अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे गढ़ और मठ भी। तो रजनी गुप्त जी, बहुत सही शब्द कहा, तोड़ने होंगे गढ़ और मठ सब। तो ये कथ्य के बदलते स्वरूप का जो आज विषय है, सबसे पहले तो इस विषय को निर्धारित करने के लिए मैं सरिता जी के प्रति आभार व्यक्त कर रही हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा विषय रखा। जब जीवन बदल रहा है, चुनौतियाँ बदल रही हैं, नई तकनीक हमारे साथ है, तो हम उस परंपरागत और एक वो कथोपकथन कथानक क्या क्या वो जो पुराने थे उन टूल्स के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक चीज़ बतौर रचनाकार जो मैं महसूस करती हूँ कि जीवन में जो मिलता है वो अनपेक्षित होता है, अप्रत्याशित होता है और बिल्कुल उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक इसी तरह रचना में रचते वक्त जो कुछ रचनाकार के हाथों लिखा जाता है वो सचमुच अनुमान से परे, अप्रत्याशित और अचानक कौंध गई चेतना के तहत होता है। तो जो अचानक कौंध गई चेतना है वही रचना की नींव होती है। और जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे चेतना की, विमर्श की, भावनाओं की, कोई भी कृति केवल रिसर्च से नहीं बन सकती, कोई भी कृति केवल आंकड़े इकट्ठे करने से नहीं बन सकती, जब तक कि उसमें स्वतः स्फूर्त आवेग, स्वतः स्फूर्त भावनाएं ना जुड़ी हों। हम संवेदना को जब तक अपने निजी स्तर पर जी नहीं लेते, कोई भी रचना ना तो लिखी जा सकती है और ना वो अमर बन सकती है। अविस्मरणीय रचना के लिए सबसे जरूरी है कि हम संवेदना के उस परिपक्व, समृद्ध और उर्वर धरातल को महसूस करें। उसके लिए चाहे जो करना पड़े, रिसर्च से ज़्यादा जरूरी है उनके बीच का अंग बनना। एक्टिव लाइफ जो होती है, जैसे महाश्वेता देवी जी ने जिया है, उस तरह का जीवन अगर कोई रचनाकार जी लेता है तो उसकी कृति अमर हो सकती है, मेरा ये मानना है। देखिए, साहित्य की प्राध्यापक रही हूँ, तो रजनी ने एक लंबा वाक्य बोला जहाँ पूर्ण विराम अल्पविराम कुछ नहीं था, और कोशिश करती इशारा मिल गया है। लेकिन मेरा जो मानना है कि उसने कहा था का आपने उदाहरण दिया, पुराने जो साहित्यकार होते थे वो जीवन में जाते थे। जीवन से मतलब मैं यहाँ विस्तार नहीं कि कोई भी जीवन हो, किसी का भी जीवन हो, उसके करीब वो जाते थे। आप दोस्तोयेवस्की को देखिए, साइबेरिया के उसमें पड़े रहे, या हमारे यहाँ के लेखकों को आप देखिए। तो एक लेखक होने के नाते और सामने बैठे जितने भी लेखक हैं और साहित्य प्रेमी श्रोता हैं, और एक बीच में सेंटेंस है कि इतना पढ़ने वाली जो नई पीढ़ी के लिए कहा जाता, नई पीढ़ी नहीं पढ़ती, शोभा कितनी पढ़ती है ये इनके बातों से पता चले। तो मैं ये मानती हूँ कि साहित्यकार होने के नाते यदि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ साहित्य में जीवन को लाना है तो उस जीवन में आप जाइए। जैसे मैंने खैरियत है हुजूर में जेल में मैं गई, वहाँ से बातचीत की, और उस छोर तक जाइए जिस छोर तक कोई नहीं जाता है। यदि केवल और केवल आप प्रशंसा पाने के लिए और लोकप्रिय होने के लिए और बातें उसके लिए लिखते हैं तो मैं जो महसूस करती हूँ वो मुझे ईमानदारी नहीं लगती। मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझती हूँ कि यदि मैं लिखना चाहती हूँ तो मुझे समाज के साथ दिल से, मन से, चेतना से, विचारों से, हर तरह से
मुझे बहुत गहरे से उनसे कनेक्ट होना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए, तभी मेरी रचना आप तक पहुंचेगी, आपके दिल में उतरेगी, और दिल में उतरेगी तो आप उस पात्र को, उस किरदार को, उस समाज को भी देख सकेंगे। एज ए राइटर मैंने हमेशा यही किया है और मैं आगे यही करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।